Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की चलती हुई सीरीज में बात करेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में। लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे, यानी कि तथ्य की उपधारणा क्या होती है और विधेय की उपधारणा क्या होती है, और साथ ही समझेंगे सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही एक जानकारी आप लोगों के लिए भी है कि अब हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि इसी तरीके से सीरीज चलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं आगे की लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। पिछली वीडियोस में कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप वहां जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो बात की थी लीगल टर्मिनोलॉजीज में रेलेवेंसी की, एडमिसिबिलिटी को समझा था और साथ ही एविडेंस, प्रूफ और फैक्ट के बारे में बात की थी कि इनकी इन सब चीजों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या रेलेवेंसी होती है, क्या एडमिसिबिलिटी होती है और साक्ष्य और सबूत में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो सब हमने डिस्कस करा था। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिजम्पशन के बारे में और फैक्ट्स के बारे में। प्रिजम्पशन के बारे में आपको बतलाया था कि प्रिजम्पशन सेक्शन 4 में दिया गया, जहां पर से शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा और कर सकेगा, दो तरीके से बतलाया गया है। लेकिन यही प्रिजम्पशन किस तरीके से यहाँ देखने को मिलती है एविडेंस में, वो यहाँ पर आज बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की उपधारणा और दूसरा देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा। तो पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे तथ्यों के बारे में, जो दो तरीके से डिवाइडेड है, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, इन दोनों पर भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं शुरू प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करूं, यानी कि तथ्य के उपधारणा की बात करूं, तो मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तर्कों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि लॉजिक्स पर या तर्कों पर डिपेंड करते हुए चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रिजम्पशन है लॉ की, यानी कि विधि की जो उपधारणा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत, ये जो बात करती है विधिक नियमों को आधार बनाकर सारी बात करती है, यानी कि इसका आधार जो होते हैं वो लीगल रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आधार होता है वो तर्क होता है, आइडियाज या लॉजिक हम लोग लगा लेते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं किसी भी फैक्ट्स के लिए। अब बात करते हैं अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स की, अगर फैक्ट की उपधारणा करनी हो, अगर फैक्ट्स को सोचा जाए तो यहाँ पर उसकी स्थिति देखने को मिलेगी कि ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो अनिश्चित और परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि इनमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है। आप तर्कों के आधार पर किसी भी घटना को जज करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत होती है। लेकिन यहाँ विधि की उपधारणा होने की वजह से, क्योंकि लीगल रूल से बंधा हुआ होता है, ये पूरी की पूरी तरह सर्टेन होता है और समरूप होता है, यानी कि निश्चित और समरूप देखने को मिलता है, बिल्कुल सर्टेन तरीके से वो एविडेंस के तहत प्रूव होता है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तथ्य की उपधारणा जूरी द्वारा की जाती है तथा खंडनीय होती है, यानी कि रिफ्यूटेबल होती है। रिफ्यूटेबल का मतलब कि वहां पर जो जूरी की उपधारणा है उसे खत्म किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय उसे स्वीकार सकता है और अस्वीकार कर सकता है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे न्यायालय द्वारा की जाती है ऐसी जो विधि की उपधारणा है, यह न्यायालय द्वारा की जाती है, यानी कि जब कोई भी फैक्ट रेलेवेंसी फैक्ट के अंतर्गत मानते हुए उसे एडमिसिबल बना लिया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि न्यायालय द्वारा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऐसे फैक्ट्स की कर ली जाती है और यह खंडन के अभाव में निश्चयात्मक होती है, यानी कि अगर उसके विरुद्ध कोई भी ऐसा एविडेंस या कोई भी अनदर चीज नहीं है तो यहाँ पर ये अपने आप में कंक्लूसिव हो जाती है, ठीक, निश्चयात्मक हो जाती है।
उसके बाद बात करते हैं तथ्य की उपधारणा में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सशक्त होने पर भी न्यायालय द्वारा इसकी उपेक्षा की जा सकती है, यानी कि फैक्ट कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, वहां पर न्यायालय उसे कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये तर्कों पर आधारित होता है और इसकी कंडीशन जो है वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। लेकिन यहाँ पर न्यायालय द्वारा इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी लीगल रूल्स के द्वारा ये पूरी तरीके से बाइंड होता है और सर्टेन कंडीशन में यहाँ पर न्यायालय द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, प्रिजम्प किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर आता है यह अवधारणा प्राकृतिक नियमों, मानवीय अनुभवों या प्रचलित प्रथाओं के आधार पर निकाली जाती है। यानी कि जो ऐसी उपधारणा होती है, जो तथ्य की उपधारणा जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स है, ये क्योंकि तर्कों पर आधारित होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें नेचुरल रूल्स या फिर मानवीय अनुभव यानी कि एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस या फिर कस्टम्स जो रेगुलर तरीके पर हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके आधार पर कई बार ये उपधारणा निकाली जा सकती है। जबकि ये जो उपधारणा होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अंतर्गत, ये न्यायिक नियमों द्वारा प्रतिष्ठित होती है, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी लीगल रूल्स और जस्टिफिकेशन होता है लीगल रूल्स के द्वारा, और साथ ही विधि का पार्ट होती है, अपने आप में लॉ का एक पार्ट होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कोर्ट इन्हें देख सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इन फैक्ट्स की कि फैक्ट्स किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है रिलेवेंट फैक्ट और दूसरा होता है फैक्ट इन इश्यू। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्य किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। देखिए, किसी भी केस में या घटना में जब भी कोई कार्य किया जाता है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ फैक्ट्स होंगे, यानी कि घटना जो घटित होती है उसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उन्हें यहाँ पर फैक्ट्स के नाम से दर्शाया गया है। तो वो जो तथ्य होते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी है या किस तरीके से ये मर्डर हुआ है या कौन कहाँ गया, किस तरीके से उससे मिला, किसी और से मिला, किस वेपन से हुआ, तो ये सब एक घटना के घटनाक्रम होते हैं जिसमें सभी चीजें जो आती हैं वो फैक्ट्स कहलाती हैं। और वही फैक्ट्स दो तरीके से यहाँ पर एविडेंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। पहला होता है सुसंगत तथ्य, दूसरा होता है विवादक तथ्य, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। तो ऐसे तथ्य जो रेलेवेंट होते हैं यानी कि घटनाक्रम से जुड़ते हुए चले जाते हैं, उन्हें हम रेलेवेंट फैक्ट्स में डाल देते हैं ताकि वो कोर्ट्स में वहां पर अवेलेबल हो सके एज एन एविडेंस। ठीक, और जो ऐसे तथ्य होते हैं जिन पर विवाद चलता रहता है कि ये घटनाक्रम से तो जुड़े हैं लेकिन कोई भी ऐसा सीधा प्रूफ नहीं मिलता कि इन्हें रेलेवेंट बनाया जा सके, तो उन पर बहस होती रहती है और उनके लिए काम चलता रहता है। तो उन्हीं तथ्यों को यहाँ पर फैक्ट इन इशू बोला जाता है, यानी कि विवादक तथ्य। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट ऐसे तथ्य जिनके आधार पर तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि ऐसे तथ्यों के एग्जिस्टेंस का कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी घटना हुई भी है या नहीं हुई है, कि कोई व्यक्ति यहाँ आया था या नहीं आया था। तो ये सब कहाँ होता है, यहाँ फैक्ट्स के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। जबकि यहाँ पर विवादक तथ्य में ऐसे तथ्य जिन पर विवाद होता है वे जिनके निर्णय पर ही वाद का निर्णय आधारित होता है। ये भी ऐसे तथ्य होते हैं जो जुड़े तो किसी भी घटनाक्रम से होते हैं, उस घटना से जुड़े होते हैं, लेकिन इन पर विवाद रहता है कि क्या ऐसा हुआ था, वास्तव में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन आप देखेंगे तो इन्हीं सब तथ्यों पर, इन्हीं विवादक तथ्यों पर पूरे के पूरे केसेस पलट जाते हैं और केस डिसीजन यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं सुसंगत तथ्य में ऐसे तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होते, यानी कि जब एक बार रेलेवेंट फैक्ट्स आ जाते हैं कि ये चीज रेलेवेंट हो गई है, रेलेवेंट फैक्ट मान ली गई है या उस घटनाक्रम से जुड़ती हुई चलती है, ऐसे फैक्ट्स में आ जाती है, तो वहां पर ये कहता है कि ऐसे तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं होते। जबकि यहाँ पर विवादक तथ्य में देखते हैं कि ऐसे तथ्य किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो किसी भी केस का डिसीजन पलट सकते हैं। मान लीजिए कोई विवादक तथ्य जो रेलेवेंट फैक्ट नहीं बन पाया और वो वास्तव में वहां पर घटित हुआ था और वो उस केस से निकाल दिया जाता है, तो क्या होगा कि उससे पूरा का पूरा अधिकार और दायित्व जो है वो पूरा का पूरा उस केस डिसीजन का चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य को साबित
साबित करने का साधन कहलाते हैं। यानी कि जो सुसंगत तथ्य हैं वो विवादक तथ्यों को साबित करने का साधन कहलाते हैं, कि जैसे जैसे विवादक तथ्य प्रूव्ड होते चले जाते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, इसी तरीके से विवादक तथ्यों को रेलेवेंट फैक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स भी उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट परफॉर्म करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सुसंगत तथ्य विवादक तथ्यों को साबित करने का साधन कहलाते हैं। आने वाले समय में, आने वाली वीडियोस में इन सब चीजों पे डिटेल में बातें करेंगे और इन्हें समझेंगे भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से। फिलहाल इनके डिफरेंसेस के तरीके से मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है। उसके बाद आते हैं विवादक तथ्य। प्रमुख तथ्य होते हैं जो किसी भी विधिक कार्यवाही का अनिवार्य अंग होते हैं, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स का अनिवार्य तत्व होते हैं, क्योंकि जब तक विवादित रहेगा कोई भी तथ्य तब तक कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन विवादक तथ्यों पर सबसे बड़ी बहस छिड़ी होती है और इन विवादक तथ्यों पर ही पूरे बात का निर्णय डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही हमने देखा कि यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कुछ सेक्शंस के माध्यम से, क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट्स आपको 5 से 55 तक पढ़ने को मिलेंगे। तो वहां पर डिटेल में इस पर एग्जाम्पल के थ्रू और केसेस के थ्रू बात करेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।